साथियों नमस्कार। हमें उम्मीद है कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी पूरे लगन के साथ कर रहे होंगे और एसएससी जीडी परीक्षा 2026 के लिए आज का हिंदी विषय का अगला प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। हमारे हिसाब से यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। बरसाते वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य ही देखिए और मन लगाकर थोड़ा समय निकाल कर देखिए ताकि जो हमारी बातें हैं वह हमारी पूरी बात आपको समझ में आ जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अवकाश का विलोम शब्द क्या है? पहले प्रश्न में पूछा है अवकाश का विलोम। अवकाश का अर्थ भी तो ज्ञात होना चाहिए। अवकाश का अर्थ होता है छुट्टी। अवकाश का अर्थ होता है छुट्टी या तो होता है खाली रहना, खाली रहना। और जो यह शब्द लिखा हुआ है खाली रहना, यदि हम इसके विलोम शब्द की बात करें तो इसका विलोम होगा व्यस्त रहना, व्यस्त रहना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यह जो प्रश्न पूछा हुआ है अवकाश का विलोम शब्द पूछ रहा है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका सही उत्तर यह होगा, विकल्प ग होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछ रहा है सहज का पर्यायवाची कौन कौन है? सहज शब्द पर ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, मतलब परीक्षार्थी ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि इसका प्रयोग हमेशा करते रहते हैं और ध्यान न देने की वजह से उनसे संबंधित बहुत सारी बातें अधूरी रह जाती हैं, छूट जाती हैं, जिसकी जानकारी हम नहीं ले पाते हैं। तो जो सहज लिखा हुआ है इसका पर्यायवाची पूछ रहा है, तो सहज का पर्यायवाची क्या हो सकता है? सरल हो सकता है, सुगम हो सकता है, सरल और सुगम हो सकता है। यहाँ पर देखिए दिया भी है, विकल्प ख में दिया गया है सहज का पर्यायवाची शब्द सरल दिया गया है। ठीक, और भी होता है आसान, आसान भी होता है। सरल, सुगम, आसान, ये सब सहज के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है जो सत्य बोलता है एक शब्द में क्या कहलाता है? एक शब्द में क्या कहलाता है जो सत्य बोलता है? यहाँ पर देखिए एक शब्द लिखा हुआ है सत्यवादी। इसका यदि हम संधि विच्छेद करें तो होगा सत्य धन वाद धन ई। देखिए सत्य वाद, वाद में ई प्रत्यय लगा कर बना है। प्रत्यय हमेशा दाहिने साइड में रहता है, ये हमने कई बार बता दिया है। यह जो शब्द है इसमें ई प्रत्यय जोड़ करके बना है वादी। वाद का मतलब क्या होता है? वाद का मतलब होता है बात। वाद का मतलब क्या होता है? बात होता है, यानी बात करना, बात बतलाना, कुछ कहना। ठीक, अब देखिए जो सत्यवादी, इसका मतलब है सत्यवादी का मतलब होता है बात करने वाला, जो सत्य वचन बोलने वाला है, जो सत्य बात करने वाला है उसको कहते हैं सत्यवादी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है आसमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आसमान बहुत ही आसान शब्द है। इसका पर्यायवाची शब्द बचपन से, छोटी कक्षाओं से हम लोग पढ़ते चले आए हैं, इसलिए इसको बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए नभ, आकाश, गगन, अंबर, व्योम, शून्य और अंतरिक्ष, अंतरिक्ष, ये सब इसके पर्यायवाची शब्द है। इसमें से छांट लीजिए, ये दिखाई दे रहा है सीधे से। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है राम ने पाठ पढ़ा। राम ने पाठ पढ़ा में पढ़ा क्या है? पढ़ा के विषय में क्या पूछ रहा है? तो हम जानते हैं कि यह एक क्रिया है। पढ़ा क्या है? एक क्रिया है, तो इसको बताने की आवश्यकता नहीं, इसका उत्तर यह होगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह पूछ रहा है अति धन सुंदर में संधि का प्रकार, प्रकार के विषय में पूछ रहा है कि स्वर संधि है, व्यंजन है, विसर्ग है या कोई नहीं है।
तो देखिए जो स्वर संधि है, पहली बात जान लीजिए, जो स्वर संधि है इसका संबंध स्वर से होता है, यानी इसकी एक स्थिति होती है स्वर धन स्वर, यानी स्वर से स्वर का जहाँ मेल होता है वहां पर हमेशा क्या होता है, स्वर संधि होता है। और जो व्यंजन संधि है इसकी तीन स्थितियां पाई जाती हैं। व्यंजन संधि की तीन स्थितियां पाई जाती हैं। क्या है? स्वर धन व्यंजन, दूसरी स्थिति है व्यंजन धन व्यंजन, और तीसरी स्थिति है व्यंजन धन स्वर। ठीक, इसके बाद अब थोड़ा प्रश्न पर आइए। अति और सुंदर के विषय में पूछ रहा है। देखिए यहां पर देखिए, अति धन सुंदर, यही शब्द है, यह पहला शब्द है, यह दूसरा शब्द है। यदि हम स्वर संधि माने तो पहले हमें यह देखना होगा कि पहले पद के अंत में और दूसरे पद के शुरुआत में कौन सा वर्ण है। तो यहाँ पर देखिए पहले पद के अंत में छोटी ई है, और यहाँ पर देखिए स्व है, उसके बाद ऊ है छोटा ऊ, इसके बाद न है, फिर ये है, ये दूसरा पद है। देख रहे हैं ना? तो यहाँ पर स्वर संधि हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि स्वर का स्वर से जहां पर मेल होता है वहीं पर स्वर संधि होता है। तो यहाँ पे देखिए पहले पद में तो स्वर है लेकिन दूसरे पद में स्वर नहीं है। ठीक, दूसरी बात, अब ये तो खत्म हो गया, स्वर संधि यहाँ पर नहीं है, तो क्या व्यंजन संधि है? व्यंजन संधि की जो तीन स्थितियां हमने बताया है, उन तीन स्थितियों में एक स्थिति वहां पर देखने के लिए मिल रही है। क्या मिल रहा है? स्वर धन व्यंजन, क्योंकि यहाँ पर स्वर है और यहाँ पर व्यंजन है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर व्यंजन संधि है, लेकिन यहाँ पर व्यंजन संधि भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो दोनों शब्द हैं आपस में जब जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? अति अति सुंदर, अति सुंदर बनेगा। ठीक, अब देखिए व्यंजन संधि की जो पहली स्थिति है, यह स्थिति वहां पर पाई जा रही है, यहाँ पर पाई जा रही है, लेकिन जब दोनों पद जुड़ेंगे तो व्यंजन संधि के नियम के अनुसार या तो फिर स्वर में या तो फिर व्यंजन में कोई न कोई परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर व्यंजन संधि नहीं है। बात समझ में आ गई? ये पहला पद दूसरा पद इस नियम के अनुसार है, फिर भी दोनों जब आपस में जुड़े तो यहाँ पर किसी भी चाहे इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर व्यंजन संधि नहीं होगा। यदि हम जबरदस्ती इसमें परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे तो यह शब्द जो है वह सार्थक नहीं रहेगा बल्कि निरर्थक हो जाएगा। और हम जानते हैं कि संधि प्रक्रिया में जब दोनों पद आपस में जुड़ेंगे तो जो नया शब्द बनेगा वह बिल्कुल सार्थक होना चाहिए। इसके बाद जो विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि की दो स्थितियां पाई जाती हैं। क्या है? विसर्ग धन स्वर और विसर्ग धन व्यंजन। कहने का मतलब कि विसर्ग संधि में जो पहला पद है, विसर्ग संधि में जो पहला पद है वह हमेशा विसर्ग से संबंधित होता है। कहने का मतलब यह है कि पहले शब्द के अंत में विसर्ग होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए विसर्ग नहीं है, इसलिए विसर्ग संधि भी नहीं है। तब आप पूछेंगे कि यह संधि कार्य तो हुआ है, तो क्या इसमें कोई भी संधि नहीं है? तो हाँ, बिल्कुल कोई भी संधि नहीं है, इसका उत्तर सही है होगा। अब आप पूछेंगे कि आखिर इसमें क्या है, इसमें कौन सी संधि है? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें संधि नहीं है, इसमें संधि नहीं है बल्कि संयोग है, संयोग। ठीक, इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा मत। यहाँ पर जो संधि कार्य हुआ है, यहाँ पर ये संधि नहीं है, जो उदाहरण दिया गया है यह संधि का उदाहरण नहीं है बल्कि संयोग का उदाहरण है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जो दूसरों का भला करे उसको क्या कहते हैं? परोपकारी कहते हैं। पर धन उपकारी, देखिए पर धन उपकारी, ठीक, पर धन उपकारी, पर माने दूसरे का, उपकार माने होता है भलाई करना।
जो दूसरे की भलाई करता है उसको क्या कहते हैं, परोपकारी कहते हैं। अब एक प्रश्न और उत्पन्न होता है कि यह जो परोपकारी शब्द है, यह जो परोपकारी शब्द है इसमें उपसर्ग है या तो फिर प्रत्यय है। तो इसके लिए जान लीजिए, यहाँ पर देखिए पर, धन, उप, धन, कार, धन, ई, इसका जो सही संधि विच्छेद है, इसका जो सही संधि विच्छेद है यह है पर, धन, उप, धनकार, धन, ई। यह देखिए कार मूल शब्द हो गया और कार के पहले उप लिखा हुआ है, पर लिखा हुआ है, यानी ये दोनों क्या हुए, उपसर्ग हुए और ये क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। क्या हुआ, प्रत्यय हो गया। चलिए आगे अगला प्रश्न है, वह स्कूल जाता है, जाता किस काल में है। काल से संबंधित बात पूछ रहा है, भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है, कौन सा काल है। तो यह जो लिखा हुआ है यह तो सीधे सीधे लक्षण दिखाई दे रहा है वर्तमान काल का, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, शांत का विलोम क्या होगा। शांत का विलोम हम जानते हैं कि विलोम प्रक्रिया में कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जिनको हम मूल शब्द में जोड़ दें तो वह स्वतः उस शब्द का विलोम बन जाते हैं। जैसे शांत है, शांत है, शांत में यदि हम अ उपसर्ग जोड़ दें तो क्या बनेगा, अशांत बनेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, विद्या का विलोम। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। देखिए विद्या जो शब्द दिया गया है, विद्या का अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। विद्या का अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। और अभी अभी हमने बताया कि यदि हम उसमें अ उपसर्ग जोड़ दें, इसमें ज्ञान में, ज्ञान में अ उपसर्ग जोड़ दें तो क्या बनेगा, अज्ञान। यानी विद्या का जो विलोम शब्द बनेगा वह क्या होगा, अज्ञान होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, सुगम का विलोम शब्द। सुगम, देखिए सुगम का विलोम शब्द यदि हम सही से बताएं तो होगा दुर्गम। ठीक, सुगम शब्द का सही सही विलोम शब्द क्या होगा, दुर्गम। और इस दुर्गम का अर्थ होता है दुष्कर। इसको अर्थ कहिए या पर्यायवाची, दुर्गम का पर्यायवाची शब्द होता है दुष्कर होता है, इसलिए सुगम का जो विलोम शब्द होगा क्या होगा, दुष्कर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, मन धन इंद्र संधि का प्रकार बताइए। मन धन इंद्र जब दोनों को जोड़ेंगे, मन धन इंद्र जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। अब ऐसे देख लीजिए, पहले पद के अंत में क्या है, अ है, और दूसरे पद के शुरुआत में क्या है, ई है। हम जानते हैं कि जब दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, ई बनेगा, ठीक ना। तब क्या होगा, मन और इंद्र को जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मनेन्द्र। क्या बनेगा, मनेन्द्र बनेगा। यह गुण संधि का उदाहरण है, यह गुण संधि का उदाहरण है, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, जो लगातार बोलता जाए एक शब्द में उसे क्या कहेंगे। जो लगातार बोलता जाता है, किसी की बात नहीं सुनता है, केवल अपनी बात मनवाने पर वह अटल होता है, तो उसको हमेशा क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। उसको हमेशा क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, वह पुस्तक पढ़ रही है। पढ़ रही किस काल की है, फिर काल से संबंधित प्रश्न पूछा हुआ है। यहाँ पर देखिए यह जो दिखाई दे रहा है यह वर्तमान काल का दिखाई दे रहा है। ठीक, तो वर्तमान काल यहाँ विकल्प में दिया हुआ है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। अब वर्तमान काल में भी कौन सा वर्तमान है, तो यहाँ इसको देख लीजिए, यह जो शब्द लिखा हुआ है रहा, रही, रहे इत्यादि यदि लिखा रहे तो हमें समझ जाना चाहिए कि कार्य जारी है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। कार्य जारी है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है, कहने का मतलब कि वहां पर अपूर्ण वर्तमान होता है। ठीक,
तो वर्तमान में भी अपूर्ण वर्तमान काल है। इसके बाद है अगला प्रश्न, संपन्न का पर्यायवाची। संपन्न एक शब्द है धनवान, धनी, पूंजीपति। ठीक, संपन्न का पर्यायवाची पूछ रहा है। ठीक, धनवान, धनी, पूंजीपति, संपन्न दिया हुआ है। धनी दिया का जो पर्यायवाची शब्द है वह क्या है? धनी है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है बालक का बहुवचन। देखिए यह जो शब्द है इसका बहुवचन पूछ रहा है, और इस प्रकार के जो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसको जब प्रश्न में पूछता है और विकल्प जब देखा जाता है तो वहाँ पर दुविधा की स्थिति बन जाती है। क्या बन जाती है? जो परीक्षार्थी गण होते हैं जल्दबाजी कर बैठते हैं। क्यों कर बैठते हैं? अरे यार यह तो बहुत ही सरल है। अब बस इतने में ही वे जल्दबाजी कर बैठते हैं और विकल्प उल्टा का सीधा कर देते, मतलब जो प्रश्न का सही उत्तर देना है उसको सही न देकर के बल्कि गलत उत्तर दे बैठते हैं। तो जल्दबाजी हमको कभी नहीं करना है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। यहाँ पर बालक का बहुवचन देखिए, यहाँ भी दिया गया है, यहाँ भी दिया गया है, दोनों जगह दिया गया है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर सिर्फ एक अंतर है, यहाँ पर देखिए बिंदी दिया गया है और यहाँ पर बिंदी नहीं है। जब बालक का बहुवचन शब्द का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर बिंदी का होना जरूरी है। बालकों यानी मुंह से और नाक से, दोनों से प्राणवायु निकलना चाहिए। अगर हम सीधे कहें बालकों, बालकों उच्चारण करके देख लीजिए, बालकों, बालकों और बालकों दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर जो बिंदी दिया गया है यह सही है और यह क्या है? गलत है। अगर इस बिंदी को आप ध्यान में नहीं देंगे तब तो जहाँ इस विकल्प को देना है आपको, आप इस विकल्प को दे देंगे और आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो इससे सावधान रहिए। अगला प्रश्न है जो सब कुछ जानता हो। यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वज्ञ। सर्व माने सब कुछ, ज्ञ माने जानना होता है। सर्व माने सब कुछ, ज्ञ माने जानने वाला। जो सब कुछ जानने वाला होता है उसको कहते हैं सर्वज्ञ। जो दूसरों की सहायता करे क्या कहलाता है? जो दूसरों की सहायता करे क्या कहलाता है, पूछ रहा है प्रश्न में। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है परोपकारी। अभी अभी इसके पहले प्रश्न में हमने उत्तर बताया है। जो दूसरों की सहायता करे उसको हम क्या कहते हैं? परोपकारी कहते हैं। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है घर जाना किस प्रकार का समास है? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है, समास के विषय में पूछा है। तो पहले ये विकल्प में जितने भी समास का नाम दिया गया है उन सभी समासों का थोड़ा परिचय ले लीजिए कि क्या है परिचय। देखिए जो तत्पुरुष समास होता है वह कारक पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? कारक पर आधारित होता है। कारक कितने होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन 8 कारक होते हैं। इन 8 कारकों में जो सबसे पहला है और जो सबसे लास्ट वाला कारक है उसको छोड़ दीजिए, शेष बचते हैं कितने? 6 बचते हैं। और इस 6 कारक के आधार पर तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा गया है। ठीक, तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा गया है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। ठीक, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये ठीक 6। ये 6 प्रकार जो तत्पुरुष समास है इसको 6 भागों में बांटा गया है और सबका कोई न कोई पहचान होता है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा ना, संप्रदान के लिए अथवा को अपादान से अलग होने के अर्थ में सबका कोई न कोई पहचान होता है। तो ये जो तत्पुरुष समास होता है वह कारक पर आधारित होता है। जो द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास का पहचान यह है, यह निशान, इस निशान का नाम है योजक।
इस निशान का नाम क्या है? योजक। योजक का मतलब होता है जोड़ने वाला, जो दो शब्दों को जोड़ता है। और योजक शब्द कौन कौन से हैं? और, तथा, व, एवं, अथवा, ना, ये सब शब्द क्या है? योजक हैं। ठीक, तो जो द्वंद्व समास होता है, दो पदों के बीच में यह निशान रहता है। इसी पहचान के माध्यम से हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर द्वंद्व समास है। इसके बाद नंबर आता है बहुब्रीहि समास का। बहुब्रीहि समास का सूत्र है 1 धन 2 बराबर 3। आप पूछेंगे कि गणित का इससे क्या संबंध है, तो मैं बता दूं, यह पहला पद है, यह दूसरा पद है। पहला पद दूसरे पद के साथ जब जुड़ता है तो न तो दोनों पद मिल करके किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, यही होता है बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास जो है वह अव्यय से संबंधित होता है। कहने का मतलब कि उसका एक पद जो होता है वह हमेशा अव्यय होता है। अव्यय मतलब अविकारी, और इसे हम उपसर्ग के नाम से भी जानते हैं, उपसर्ग के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब आइए प्रश्न पर। घर जाना, अब इसका समास विग्रह यदि हम करें तो होगा घर को जाना, घर को जाना, घर में जाना, घर में जाना, घर के लिए जाना, ये देखिए ये समास विग्रह होगा। लेकिन देखिए ये पहला पद जैसे के तैसे है, दूसरा पद जैसे के तैसे है, और बीच में देखिए ये एक पहचान आ गए जो कि किसी न किसी कारक के पहचान है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि जब यहाँ कारक की बात आ गई, जब कारक का पहचान आ गया तो हमें समझ जाना चाहिए कि कारक से संबंधित तत्पुरुष समास होता है, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न, अति धन उत्तम संधि का प्रकार बताइए। अति धन उत्तम प्रकार पूछ रहा है। स्वर संधि, जहां पर स्वर से स्वर का मिल होता है, तो यहाँ पर देखिए स्वर से, यहाँ पर देखिए अति धन उत्तम, यहाँ पर देखिए पहले पद के अंत में छोटी है और दूसरे पद के शुरुआत में छोटा ऊ है, दोनों तरफ क्या है? स्वर है। तो यहाँ हमें समझ जाना कि यहाँ पर स्वर संधि है। ठीक, दूसरी बात, अब इसका जब हम संधि कार्य करेंगे तो क्या बनेगा? अब यहाँ पर ऐसे जोड़िए, देखिए जब संधि कार्य हम करेंगे तो यह जो ई है यह य में परिवर्तित हो जाएगा, धन ऊ हो जाएगा, धन ये होगा। ठीक, और जब इसको हम इससे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा, धन क्या हो जाएगा? हम। और इधर और त शेष बचा हुआ है, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? अत्युत्तम। यही अण संधि का उदाहरण है। बात समझ में आ गई? तो ये रहे आज के 20 प्रश्न। हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए ये बहुत ही बेहतर साबित होंगे। अगर बेहतर साबित हो, समझ में आए बात, तो लाइक शेयर जरूर कीजिए।